ताकि फाटक खुलने पर बाहर से उन्हें देखा ना जा सके। फाटक तेजी से खोला गया और मेरी जीप रेंगती हुई बाहर निकल गई, लेकिन वो फुटपाथ का मुख्तसर सा किताए अबूर करके सड़क पर घूमने भी न पाई थी। काहिनी चादर से किसी ठोस चीज के टकराने की आवाज आई और मैं चौकन्ना हो गया। वो यकीनन कोई बेआवाज गोली थी जो जीप की बॉडी के किसी हिस्से में व्यवस्थ हो गई थी। गाड़ी में मौजूद तीनों आदमी तजर्बेकार थे। उन्होंने सूरत हाल का अंदाजा लगाने में जरा भी देर नहीं की। ड्राइवर ने बैक वक्त रफ्तार तेज कर दी। मेरे बराबर वाले ने अपनी राइफल की नाल का सिरा खिड़की से बाहर निकालकर सड़क के पार वाली गली में फायर करने का इरादा किया ही था कि फिजा किसी राइफल के पुरहोल फायर से गूंज उठी। पहले फायर की गूंज खत्म होने से पहले ही बैक वक्त 2 मजीद फायर हुए और फिजा एक इंसानी चीख से लर्ज उठी। मेरे बराबर वाले ने फायर करने का इरादा मुलतवी कर दिया। मुझे ख्याल गुजरा कि वो फायर शायद पहले वाली जीप से किए गए थे, लेकिन नीकर वाले ने मेरा ज़हन पढ़ लिया और धीरे से बोला, छत पर हमारे आदमी टेलीस्कोप राइफल लिए बैठे हैं, इसलिए दुश्मन का एक आदमी मारा गया। वो दोनों ही गजब के निशानेबाज हैं। मैंने मुड़कर देखा तो सड़क खाली थी। फाटक से निकलने के बाद हमारी जीप बाएं तरफ मुड़ी थी, जबकि दूसरी जीप दाहिनी तरफ निकल गई थी। इन हालात में वही बेहतरीन हिकमत अमली थी। फिजा में लर्जा खेज इंसानी चीख गूंजने के बाद बस चंद सानियों के लिए सन्नाटा छाया रहा। फिर कोई खुदकार राइफल तड़तड़ाहट की मुसलसल आवाजों के साथ आग उगलने लगी। इस तवील ब्रस्ट के दरमियान वक्फे वक्फे से राइफल भी चलती रही। मैंने अंदाजा लगा लिया कि जिम क्लार्क के साथ आने वाले जल्लाद के आलम में कलाशंकोव नुमा खुदकार राइफल के साथ ही बेआवाज राइफल भी इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि स्टेशन 4 के निगहबान सिर्फ दूर मार राइफलों की मदद से उन्हें मार लेने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने इतनी तेज रफ्तारी से यू टर्न लिया कि मैं अपना तवाजुन खोकर राइफल बरदार पर लुढ़क गया। जीप घुराती हुई आगे बढ़ी। उसके हेडलैम्प्स बुझा दिए गए थे और खतरनाक गली से जरा पहले जीप रोक दी गई। इस दौरान मैं राइफल बरदार कारतूसों की पेटी के साथ एक थैला अपने निशाने पर डाल चुका था। कलाशंकोव वाले ने मैगजीन का थैला पहले ही संभाला हुआ था। जीप रुकते ही वो दोनों दरवाजे खोलकर नीचे रेंग गए। मेरे लिए गाड़ी में बैठे रहना मुहाल था। मैं भी अपनी कलाशंकोव लेकर नीचे उतर गया। इस तवील सड़क के बकिया हिस्से काफी रोशन थे, लेकिन बल्दिया की बेपरवाही या STF वालों के किसी खास बंदोबस्त की वजह से स्टेशन 4 के कुर्बो जवार में कोई स्ट्रीट लाइट रोशन नहीं थी। इस वक्त तक दूसरी जीप का कहीं पता नहीं था। शायद वो लोग अव्वल खान को रास्ते में रोककर पूरी तरह बाखबर करने के मिशन पर निकल गए थे। मेरे आगे जाने वालों में से एक शख्स एक दरख्त के तने की ओट में बैठ चुका था, लेकिन दूसरा किसी चौपाए की तरह झुककर तेजी से आगे चला जा रहा था। इस दरख्त के पास पहुंचकर मुझे उस पोजीशन की अहमियत का अंदाजा हुआ, क्योंकि वहां से गली में खड़ी हुई लैंड रोवर साफ नजर आ रही थी। उसकी ओट में 1-2 इंसानी हेवले भी मुतहर्रिक नजर आ रहे थे। मैं उलझन में पड़ गया कि हमारा आगे वाला साथी कहाँ जा रहा था, लेकिन फिर मैं अपना सर झटक कर रह गया। लैंड रोवर के करीब इस वक्त सुकून था। कलाशंकोव के ब्रस्ट की आवाज दूसरी गली से आ रही थी। शायद मुजरमों की दूसरी टोली अपनी सुरमई कार समेत उसी गली में मौजूद थी और अपना मैगजीन बर्बाद कर रही थी। नहीं सर, मुझे कलाशंकोव सीधी करते देखकर तने की आड़ में बैठे हुए निकरपोश ने मुझे टोक दिया। इनकी सारी तवज्जो स्टेशन 4 पर मरकूज है। वो मुझे अच्छी तरह नजर आ रहे हैं। मैं इनमें से कम एक को जरूर मार लूंगा। मुझे राइफल से पहल करने दें, फिर आप बेशक पूरा मैगजीन खाली कर दें। उसकी बात माकूल थी। मैं अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर उन हेवलों को पहचानने की कोशिश करने लगा जो लैंड रोवर की आड़ में मौजूद थे। उनमें से एक अगले फेंडर पर राइफल की लंबी नाल टिकाए स्टेशन 4 की छत पर किसी की शिस्त लेने की कोशिश कर रहा था। मुझ पर सूरत हाल वाज़ेह होने लगी। लैंड रोवर वाले बेआवाज राइफल इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि सुरमई कार वाले खुदकार राइफल चला रहे थे, जबकि स्टेशन 4 से सिर्फ राइफलों के फायर आ रहे थे। इस वक्त तक दोनों जानिब से खासा बारूद चलाया जा चुका था, लेकिन कुर्बो जवार से किसी ने बाहर आने की हिम्मत नहीं की थी। सड़क पर ट्रैफिक भी यकलख्त मादूम हो गया था। इस धुआंधार फायरिंग को लोग गालिबन मोर्चा बंद गिरोहों की बाहिमी महज अराइज समझकर खुद को इस अंधी लड़ाई का ईंधन बनाने से गुरेज कर रहे थे। ठक की कुटी कुटी आवाज के साथ एक मुहिम सा शोला सफेद लैंड रोवर से स्टेशन 4 की तरफ तैर गया। उनकी राइफल की नाल पर चढ़े हुए साइलेंसर ने फायर की आवाज के साथ ही बेशतर शोलों को भी निगल लिया था। फायर होते ही मेरे साथी को अपनी शिकार की सही पोजीशन का अंदाजा हो गया और उसने भी गोली ताक दी और फिजा एक बार फिर करीबनाक इंसानी चीख से गूंज उठी। चीख खत्म होते होते अंग्रेजी में कोई बुलंद आहंग गाली दी गई और मुझे अंदाजा हो गया कि इस बार CIA का कोई अमेरिकी एजेंट गोली का शिकार हुआ था। निकरपोश ने अपनी राइफल दोबारा लोड करके नाल सीधी ही की थी कि लैंड रोवर एक तेज झटके से आगे बढ़ी और पल भर में हमारी निगाहों से रपोश होगी। मैंने लैंड रोवर की छोड़ी हुई जगह के रुख पर कलाशंकोव का ब्रस्ट मारा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मेरा अंदाजा था कि इनका कोई साथी अगर वहां मौजूद था
तो वो भी किसी कोने कुदरे में भाग निकले ताकि हम इस गली में दाखिल होकर तफसीली जायजा ले सकें। चंद सानियों तक फरीके सानी का कोई रद्दअमल सामने नहीं आया तो मेरा साथी गली की तरफ दौड़ पड़ा। उसने किसी तरबियत याफ्ता कमांडो की तरह रुक रुक कर मुख्तलिफ रुकावटों की आड़ लेते हुए और पैंतरे बदल बदल कर अपनी पेशकदमी जारी रखी। मैं भी उसकी तकलीद करता रहा। आखिरकार हम गली के सिरे पर पहुंच गए। वहां दूर दूर तक किसी मुतनफ़िस का पता नहीं था और ना ही लैंड रोवर का कोई नामो निशान बाकी था। एक महाज खामोश हो चुका था, लेकिन दूसरे महाज पर बहुत तेजी आ गई थी। दोनों तरफ से क्लैशिंकोफ़ें चल रही थी, लेकिन उनकी आवाजों में फर्क था। अपने आदमी के हथियार की आवाज पहचान कर स्टेशन 4 के निशानचियों ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। शायद उन्हें खौफ रहा होगा कि कहीं वो अपने ही साथी को नुकसान न पहुंचा बैठे। निकर और बुनियान में मलबूस शख्स ने अपनी जेब से टार्च निकालकर रोशन की तो हमें मिट्टी में ताजा खून का एक बड़ा सा धब्बा नजर आया। गौर से देखने पर कुचली हुई मिट्टी में भी खून नजर आया। वहां नजर आने वाले खून की मिकदार काफी ज्यादा थी, जिससे मालूम हो रहा था कि गोली की जद में आने वाले को शदीद जख्म आया था, जो जानलेवा भी साबित हो सकता था। इस वक्त मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। मैंने लम्हों में हिसाब लगाया कि हमारी जीप पर पहला फायर बेआवाज हुआ था। इसके जवाब में स्टेशन 4 की छत पर नस्ब टेलीस्कोपिक राइफलें जाग उठी थी और उन्होंने एक आदमी को चाट लिया था। इसका मतलब यह था कि पहले जख्मी का ताल्लुक भी लैंड रोवर वालों से था। बाद का वाकया मेरा चश्मदीद था। इस हिसाब से लैंड रोवर के खड़े होने के मकाम के आसपास दो जख्मियों के खून के दो वाज़े धब्बे होने चाहिए थे, जबकि वहां एक ही धब्बा नजर आ रहा था। अपने जहन की पैदा करदा इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मैंने फर्ज कर लिया कि दो में से एक शख्स को मामूली जख्म आया होगा या गोली उसके जिस्म के पिछले हिस्से को फाड़कर खून बहने का रास्ता बनाकर गुजरने के बजाय किसी हड्डी वगैरह से टकराकर जिस्म ही में रह गई थी। मेरे साथी ने बहुत फुर्ती के साथ वहां का जायजा मुकम्मल किया और हम दोनों सड़क की तरफ दौड़ पड़े। मुझे याद आया कि उधर हमारा सिर्फ एक साथी था, जबकि दुश्मन की तादाद एक से ज्यादा थी। भरपूर फायरिंग से भी यही अंदाजा हो रहा था कि बराबर वाली गली के आसपास कम से कम 3 खुदकार आतिशी हथियार इस्तेमाल किए जा रहे थे। हम सड़क के रुख पर थे, इसलिए हमें फौरी तौर पर अपने तीसरे साथी की पोजीशन का अंदाजा हो गया। मेरे साथी ने चीख कर कोई कोड अदा किया ताकि अपने साथी को इस समत में अपनी मौजूदगी से आगाह कर सके। हम दोनों ने फुटपाथ पर पौधों के गिर्द बनी हुई सीमेंट की जालियों के पीछे मोर्चा बंद होकर हल्के हल्के ब्रस्ट मारने शुरू कर दिए। राइफल शाने से लटका ली गई थी और हम दोनों बारी बारी एक ही क्लैशिंकोफ इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे साथी के शाने पर मौजूद थैले में क्लैशिंकोफ का एक भरा हुआ मैगजीन और गोलियों के कई डिब्बे मौजूद थे। जब उसने नया मैगजीन चढ़ाया तो मैंने फौरन ही खाली मैगजीन को भरना शुरू कर दिया। हमारी तरफ से फायरिंग में शिद्दत और तवातुर पैदा होने के चंद मिनट बाद दूसरी तरफ से एक खुदकार राइफल खामोश होगी। मुझे खुशफहमी हुई कि शायद वो मैगजीन की कमी का शिकार हो चले थे, लेकिन चंद सानियों बाद होने वाली एक बेआवाज फायर ने मेरी तबीयत साफ कर दी। वो गोली मेरे चेहरे से चंद इंच दूर सीमेंट की जाली में पेवस्त हुई थी और उसके उड़ाए हुए जर्रात बराह रास्त मेरी आंखों में आए थे। मैं इस्तरारी तौर पर सीने के बल पुख्ता फुटपाथ पर गिर गया, क्योंकि बैठे रहने की सूरत में अगली गोली मेरी खोपड़ी भी उड़ा सकती थी। वो मेरी खुशफहमी थी कि बेआवाज राइफल सिर्फ लैंड रोवर वालों के पास थी। सुरमई कार वाले भी जरूरी हथियारों से लैस थे। उन्होंने फायरिंग के शोलों को मुस्तकिलन एक ही जगह से नमूदार होते देखकर मेरी और मेरे साथी की कमीनगाह का अंदाजा लगा लिया था और इनमें से एक ने क्लैशिंकोफ रोक कर बेआवाज राइफल संभाल ली थी। यकीनी तौर पर वो सिर्फ 2 अफराद थे। तीसरा मौजूद होता तो राइफल फायर करने के लिए क्लैशिंकोफ रोकने की जरूरत पेश नहीं आती। मैंने फुटपाथ पर लेटे ही लेटे अपने साथी से क्लैशिंकोफ ली और आगे रेंगने लगा। यहीं रुके सर, मेरा साथी घूर रहा है, आगे खतरा है, मारे जाएंगे। मैं उस पुरहोल सिचुएशन में भी उसकी गुफ्तगू के तजाद पर दिल ही दिल में हंस से बगैर नहीं रह सका। एहतरामन वो मुझे सर कह रहा था, लेकिन अमलन फटकार रहा था। शायद वही इसका मजाज था कि महाज पर अपने बड़े की गलती को भी बर्दाश्त करना उसके इख्तियार से यकसर बाहर था। मैं उसकी तादीब की परवाह किए बगैर आगे रेंगता रहा। मेरी निगाह जमीन से गैर मामूली हद तक उभरे हुए मेन होल पर थी। इसकी आड़ में लेट कर मैं बहुत बेहतर निशाना ले सकता था। मेरे साथी ने अपना गुस्सा राइफल पर निकाला और मेरे न रुकने पर नाल सीधी करके अंधाधुन एक फायर कर दिया। मुझे सुरमई कार का अगवी हिस्सा साफ नजर आने लगा था। मैं फुटपाथ से रेंग कर ऐसी जगह पर आ गया था कि मुखालिफ सम से आने वाली गोलियां तड़ातड़ मेरे ऊपर से गुजर रही थी। मैं जरा भी सर ऊपर उठाता तो मेरी खोपड़ी में बैक वक्त कई खिड़कियां खुल सकती थी। गनीमत यह था कि वो लोग एक ही समत में फायर नहीं कर रहे थे, बल्कि नाल को एक मुख्तसर से जाविये पर घुमाते जा रहे थे। बेआवाज राइफल से एक नपातुला फायर होने के बाद दूसरी क्लैशिंकोफ फिर चल पड़ी। मैं हिफाजत से ऊपरे हुए मेन होल के पीछे पहुंच गया। वहां मैं किसी खतरे के बगैर अपना सर कई इंच ऊपर उठा सकता था। मैंने पहलू बदलकर सुरमई कार का जायजा लिया, अपनी क्लैशिंकोफ की नाल सीधी की। फिर यूं ही एक नाल से खारिज होने वाली गोली के महदूद शोले तैरते शुरू हुए। मैंने इसी तरफ एक हल्का सा ब्रस्ट फायर कर दिया। फिजा एक दिल दोस्त चीख से लर्ज गई। हरीफों के हथियार यकलख्त खामोश हो गए। किसी वजनी वजूद के गिरने की धमक वाज़े तौर पर सुनाई थी। चंद सेकंड तक STF वाला अपनी धुन में फायर करता रहा।
फिर किसी बड़ी तब्दीली का इदराक करके उसने भी हाथ रोक लिया। भारी फायरिंग से गूंजती हुई फिजा में अचानक ही गैर फितरी सा सन्नाटा छा गया। अचानक सुरमई कार की सुर्ख ब्रेक लाइट्स चली और फिर बुझ गई। मेरी छठी हिस्स ने नारा लगाया और मैंने किसी भी खतरे की परवाह किए बगैर जमीन छोड़कर सुरमई कार की तरफ दौड़ लगा दी। अपने साथी के नकारा होते ही जिंदा और सलामत रह जाने वाले हरीफ ने मैदान छोड़कर भाग निकलने का फैसला कर लिया था। शायद उसने ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर बुखलाहट में उसका पैर एक्सीलरेटर की बजाय ब्रेक पैडल पर पड़ गया और कार की अकबी रोशनियां चल उठी। इंजन से पैर के दबाव का जवाब न मिलने पर उसने अपना पैर सही मकाम पर मुंतकिल किया तो सुर्ख रोशनियां बुझ गईं, मगर मेरे लिए इतना ही इशारा काफी था। मेरे करीब पहुंचने से पहले ही सुरमई कार के टायर चीखे और वह धूल उड़ाती हुई नहायत तेजी से आगे बढ़ गई। मैंने उस पर अपना पूरा मैगजीन खाली कर दिया, लेकिन उसे रोकने में कामयाब नहीं हो सका। मेरी चलाई हुई गोलियां कार के अकबी टायरों की बजाय सिर्फ बाडी को उधेड़ कर रह गई, मगर मैं आगे दौड़ता ही चला गया। वह खून में नहाए हुए दो इंसानी जिस्म बेसुध पड़े हुए थे और दोनों ही मकामी थे, यानी गैर मुल्की बच निकलने में कामयाब हो गए थे। और उन दोनों के करीब गोलियों के बेशुमार खौल, कई मैगजीन, एक सब मशीन गन और एक साइलेंसर चढ़ी हुई हैबतनाक राइफल पड़ी हुई थी। सर, तुमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया। नीकर वाला मेरे सर पर पहुंचकर गुस्से से कांपती हुई आवाज में गुर्राया। तुमको कुछ हो जाता तो हमारा साहब हमारी बोटियां उधेड़ डालता। इस तरह तो बेवकूफ जानवर भी गोलियों की बाढ़ में नहीं घुसते। तुमको क्या हो गया था? उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो मेरा गिरबान पकड़कर झंझोड़ डालता। गुस्से में वो आपसे तुम पर उतर आया था। जो होना था वो हो गया। मैंने उसके गुस्से का बुरा माने बगैर कहा, ये देखो कि हमें कामयाबी हासिल होगी। नतीजा नहीं, तरीका देखा जाता है। लड़ने का तरीका ठीक होना चाहिए। कामयाबी खुद ब खुद मिल जाता है। उसकी तकरीर अधूरी रह गई। फिजा में एक होलनाक तसादुम की आवाज गूंजी थी। सुरमई कार किसी गाड़ी से टकराई है। क्लशिंगोव वाला दूर ही से चिल्लाया। इस गली में काफी फासले पर दो गाड़ियां बुरी तरह एक दूसरे में उलझी हुई थी। निकर वाले ने अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियां जुबान के नीचे डालकर जोर से सीटी बजाई। आनन फानन में हमारा ड्राइवर जीप ले आया और हम तीनों पुरानी तरतीब से उसमें सवार हो गए। सीधे चलो, दुश्मन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। निकर वाला इस तरह लहजा में बोला। जीप हरकत में आ गई। दौड़ लगाने के लिए वो फासला बहुत ज्यादा था, लेकिन जीप जैसे मशीनी परिंदे के लिए वही फासला लम्हों की मार पर था। दोनों गाड़ियों के खदोखाल वाजे होते ही सब तहय्युर ज़दा आवाजों में चीख पड़े। वो हमारे साथ स्टेशन 4 से निकलने वाली दूसरी जीप थी जो सुरमई कार से टकराई थी। फिर हमें शनासा चेहरे भी नजर आने लगे। वो तादाद में 4 थे। वीरा और अव्वल खान के अलावा 2 STF के कारकुन थे। वो चारों तबाहशुदा सुरमई कार के जाम दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे थे। मेरे वजूद में मौत किसी एक सर्द लहर सरायत करके। दूसरी जीप में भी फोर्स के 3 अरकान सवार थे। 2 नजर आ रहे थे, तीसरा गायब था। शायद उस हादसे की भीड़ चढ़ गया था। जीप रुकने से पहले ही हम तीनों गैर मुसल्लह हालत में नीचे कूद गए। उन लोगों ने हमें खुशगवार हैरत से देखा था। ऐनुद्दीन कहाँ है सर? निकर वाले ने किसी तमहीद का बगैर जज्बात से मगलूब आवाज में अव्वल खान से पूछा। शायद वो भी वही कुछ सोच रहा था जो मेरे जहन में आया था। फिक्र मत करो, अव्वल खान ने उसकी पूछ पर थपकी देकर कहा। वो मेरी गाड़ी लेकर घर गया है। तुम लोगों की क्या रिपोर्ट है? मुकाबला कैसा चल रहा है? कोई नुकसान तो नहीं हुआ? वो रिपोर्टिंग में मसरूफ थे। मैं सुरमई कार का जायजा लेने लगा। वो इस तसादुम में बुरी तरह तबाह हुई थी। जीप बिल्कुल सामने से इससे टकराई थी, जिसके नतीजे में कार का पूरा इंजन जीप के नीचे घुस गया था। विंडशील्ड रेजा रेजा होकर बिखर गई थी। शीशे के बेशुमार टुकड़ों ने तेज छुरियों की तरह कार ड्राइवर के पूरे चेहरे को उधेड़ डाला था। उसके चेहरे से बहने वाला खून उसके लिबास को रंगीन बना रहा था। स्टीयरिंग पिचक कर उसके सीने में जा घुसा था। स्टीयरिंग और पुश्तगाह के दरमियान दबने से शायद उसकी पसलियां भी टूट गई थी। इसका जिस्म बिल्कुल साकत था। दोनों बेजान हाथ पहलुओं में झूल रहे थे। गर्दन एक तरफ ढलक चुकी थी। वो मौत से बचकर भागा था, लेकिन उससे भयानक मौत का सामना करना पड़ा था। उसका पूरा चेहरा खून में डूबा हुआ था। बस गर्दन की कुछ जिल्द असल रंग में नजर आ रही थी, जिससे उसके मकामी होने का अंदाजा हो रहा था। जिम क्लार्क की मुहिम जोई के नतीजे में तीनों मकामी दर्दनाक मौत से 2-4 हुए थे। दोनों सफेद फार्म बच निकले थे। सब कुछ सामने आ जाने के बाद मुझे इतना इत्मीनान था कि निकर पोश ने उनमें से एक को हलाक या बुरी तरह जख्मी कर दिया था। इसी वजह से दूसरा सफेद फार्म अपने मुर्दा या जख्मी साथी को लेकर फरार होने पर मजबूर हो गया था। ये इत्तेफाकी हादसा नहीं है, अव्वल खान ने मेरे करीब आकर नरमी से कहा। हम दनिस्ता इस गली से दाखिल हुए थे। इसकी रफ्तार देखकर ही उसे डिप्पर दिए गए, लेकिन यह साइड दबा कर निकलने के चक्कर में था। मजबूरन मुझे जीप सामने लानी पड़ गई। गनीमत है कि हम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि ये अपने जोर में नीचे जा घुसी और मैं पूरी ताकत से ब्रेक लगा चुका था। वो दीवानगी थी तुम्हारी। वीरा अपने दोनों रुखसारों पर हथेलियां रखकर बोली। मेरी तो चीख निकल गई थी। बाज फैसले ऐसे ही होते हैं, अव्वल खान मुस्कुराकर बोला। खतरनाक मगर नागुज़ीर। ऐसे मौके पर कुछ नहीं, बस नीयत और मकसद की लगन कामयाबी का सबब बनती है और सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। अपने साहब के ख्यालात सुन रहे हो? मैंने अपने नीकर पोश साथी से कहा। वो मेरे पास ही खड़ा हुआ था।
उसने खामोशी से अपना सर झुका लिया। क्या बात है? अव्वल खान ने संजीदा और तजस्सुस आमेज़ लहजे में पूछा। कुछ नहीं, हमारी आपस की बात है। मैंने उससे ज्यादा संजीदगी से कहा। सब वापस चलो। अव्वल खान ने हमारी जीप की तरफ इशारा करके ऊंची आवाज में कहा। खुदादाद यहाँ रुकेगा। ये कहकर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। मैं बात अधूरी नहीं छोड़ता। जब कामयाबी के मुतबादल रास्ते सामने हों तो जानबूझकर खतरा मोल लेना हमाकत के मुतरादिफ होता है। ये गैर पेशावर लोगों की मुहिम जोई बन जाती है। मौत या कामयाबी दोनों के इम्कानात बराबर होते हैं। जब कामयाबी की कोई राह नजर ना आए तो हर फैसला जायज होता है। मैं तुम्हारी आपस की बातों में दखल नहीं देता, लेकिन इस जंगी असूल को हमेशा याद रखना। सब लोग जीप में सवार हो चुके थे। निकरपोश मुस्तद्दी से तबाहशुदा गाड़ियों के करीब खड़ा हुआ तो मुझे अंदाजा हुआ कि खुदादाद इसी का नाम था। जीप खासी कुशादा थी। इसमें 7 आदमी बहुत आसानी से समा गए। फिर यह कारवां स्टेशन 4 की तरफ रवाना हो गया। इस गली से सड़क पर जाते हुए मैं यह देखकर लर्ज उठा कि एक आवारा कुत्ता CIA के मकामी मददगारों की बिगुर कफन लाशों को सूंघ रहा था। वो गद्दार थे, इनका अंजाम भी यही होना था। चंद सानियों बाद हम स्टेशन 4 में पहुंचे तो वहां हर शख्स तजस्सुस और सनसनी में मुब्तला था। नो डेथ, नो इंजरी, परफेक्ट विक्ट्री। अव्वल खान ने अपने गिर्द जमा होने वाले चेहरों की तहरीरें पढ़कर अपने मखसूस लबो लहजे में कहा। शायद वो रवायती किस्म का कोई अंदाज था, क्योंकि अव्वल खान के खामोश होते ही सब लोगों के चेहरे दमक उठे और उन्होंने दबे दबे जोश के साथ फिजा में मुक्के उछाल कर हे का इज्तिमाही नारा लगाया। उनकी आवाज ज्यादा बुलंद नहीं थी, लेकिन उनकी आवाजों में इतना वलवला मोजन था कि जमीन दहल उठी। 2 आदमी मुकम्मल आउटफिट में खुदादाद की जगह पोजीशन लेंगे। इसे वापस ले आओ। अव्वल खान ने किसी खास आदमी को मुखातिब किए बगैर हदायत जारी की और आरिफ यस सर कहकर उसके सामने आ गया। मजीद 2 मुसल्ला आदमी लाशों पर जाएं। स्पेशल ब्रांच के आदमियों के पहुंचते ही चारों को वापस लौटाना है। अव्वल खान ने अपनी बात जारी रखते हुए मजीद हदायत दी। सिर्फ 4 आदमी? मैंने उसके कान के नीचे हैर से सरगोशी की। अगर लोग घरों से निकल पड़े तो ये लोग क्या कर सकेंगे? आओ। अव्वल खान मुझे बरामदी की तरफ बढ़ाता ले गया और फिर अपने आदमियों से दूर पहुंचकर बोला, अव्वल तो ये इलाका बहुत कम आबाद है। जो बड़े बड़े घर आबाद हैं इनमें नफरी बहुत कम है। अभी तो फायरिंग की दहशत ही लोगों को घेरे से नहीं निकलने देगी। 3 लाशों की खबर फैल गई तो दूर दूर तक किसी आदमी का साया भी नजर नहीं आएगा। भीड़भाड़, तबसरे और तमाशे मैदान साफ होने के बाद होते हैं। उजाला फैलने से पहले वहां कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। मैं बिलावजा दूसरी जीप में चली गई। तुम लोगों ने बहुत हैजान खेज वक्त गुजारा होगा। वीरा मुतासफाना लहजम बोली। वो हम दोनों के पीछे लगी हुई थी और सारी बातें सुन रही थी। वीरा ने मुझे बहुत कुछ बताया है। अव्वल खान हम दोनों को अपने दफ्तर की तरफ ले जाते हुए बोला, यहाँ की रिपोर्ट मुझे खुदादाद से मिल चुकी है। अगर जिम क्लार्क तुम लोगों से ब्लफ नहीं कर रहा था तो हमें परेशानियां लाक हो सकती हैं। बेहतर यही होगा कि हम खामोशी से इस इमारत को खाली करके कहीं और मुंतकिल हो जाएं। वो क्यों? मैंने हैरत से पूछा। मेरे लिए उसकी तशवीश नाकाबिले फहम थी। तुम इन मामलात को नहीं जानते। जिम क्लार्क अमरीकियों के लिए VIP है। इसे इस इमारत में लाते हुए देखा गया है। तसादुम में CIA के 3 मकामी एजेंट मारे गए हैं। 2 गोरे एजेंटों को भागना पड़ा है। कोई कह रहा था कि इनमें से भी एक हलाक या जख्मी हुआ है। अमेरिकी कौंसल खाना हुकूमत को नीचे से ऊपर तक हिला कर रख देगा। लेकिन इन लोगों के जराइम भी तो संगीन है। तुमसे काम लेने वाले तुम्हारा दिफा नहीं करेंगे? अव्वल खान तलखे से हंस दिया। हमारी मुलाजमत की बुनियादी शर्त यही है कि हमें अपना दिफा खुद करना पड़ता है। हमें किसी कानून का कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। हम लाख कहते रहे कि जिम क्लार्क हेरोइन फरोशों की तंजीम शी का सरबराह है। मरने वाले तीनों आदमी CIA के एजेंट थे। शिकायत करने वाले अमरीकी खुद CIA के एजेंट हैं। कौन यकीन करेगा? हम सबूत कहां से लाएंगे? बिलफर्ज मुहाल हमारे पास सारे सबूत मौजूद हों तब भी वाकयात को इनके असल रूप में तस्लीम नहीं किया जाएगा। हमारी वजह से हुकूमत पर रियासती दहशत गर्दी का इल्जाम ला दिया जाएगा। मुकाबले को जाली करार देकर यह तावील पेश की जाएगी कि इंतजामिया का काम सिर्फ इतना है कि मुल्ज़िमों को सबूत के साथ अदालत में पेश करें। इन्हें बरी करना या मुजरिम करार देकर सजा सुनाना अदालत का काम है। यह बहुत खतरनाक गोरख धंधा है। मुझे जरा सी चूक हो गई तो कल को अव्वल खान को कातिल करार देकर सूली पर लटका दिया जाएगा। कवानीन किताबों में सोते रहें तो बहुत आसान और बेजरर लगते हैं। एक बार किसी के खिलाफ हरकत में आ जाए तो आदमी दूसरों के लिए इबरत का सामान बन जाता है। अपने दफ्तर में पहुंचकर वो मुजमहल अंदाज में अपनी कुर्सी पर ठहर हो गया। हम दोनों उसके सामने पड़ी हुई आरामदेह कुर्सियों पर बैठ के मुझे अच्छी तरह इल्म था कि स्पेशल टास्क फोर्स वाले हर कानून से मावरा होकर मुल्क की मफाद के लिए अपने ज़मीर के मुताबिक काम करते हैं। हिसास, पुरपेच और तबाहकुन मामलात में सुराज से पेश रफ्त करके तयशुदा हदफ हासिल करने के मकसद ही के लिए वो फोर्स तैयार की गई थी। लेकिन अपने ही मुल्क में वो मुहब्बे वतन लोग इतने मजबूर और बेआसरा होंगे, इस बात का मुझे कभी कोई अंदाजा नहीं था। अगर तुम्हारी बातें दुरुस्त मान ली जाएं तो ये कैसे मुमकिन है कि समार से कहीं और मुंतकिल होकर तुम महफूज और मामून हो जाओगे? यहाँ वाले हर वक्त और हर जगह तुम्हारा खोज लगा सकते हैं। मैंने कहा, तुम बात नहीं समझ रहे। वो मुझे समझाने की कोशिश करते हुए बोला, यहाँ वाले हमारे मुआवन और मददगार हैं।
लेकिन उनकी अपनी मजबूरियां हैं। वो अपनी साख और इज्जत को बचाते हुए हमारा पूरा पूरा साथ देंगे। इनकी साख या इज्जत को कोई खतरा लाक होगा तो आंख बंद करके हमारी गर्दनें कटवा देंगे। शायद तुम ये कहना चाह रहे हो कि अमरीकियों की तरफ से सफारती सतह पर शिकायत की गई तो इंतजामिया इस इमारत की तलाशी लेने पर मजबूर हो जाएगी। चंद सानियों के गौर के बाद बात मेरी समझ में आने लगी। शायद नहीं, बल्कि मैं यकीनन ये कह रहा हूँ, हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे और यहाँ धावा बोल दिया गया तो रंगे हाथों पकड़े जाएंगे और कोई हमारी मदद को नहीं आ सकेगा। अपनी बेबजाहिती पर अव्वल खान चिल्लाने लगा। यहाँ वाले मदद करनी चाहें तो रिपोर्ट दे सकते हैं। इस इमारत का मकीन शकूक व शुबहात से बालातर है। फिर तुम अमरीकियों को नहीं जानते। उसने दुख भरी आवाज में कहा। किसी अमरीकी शहरी के मफाद का मामला दरपेश हो तो सफारती अफसरान हर मरहले पर अपने मुबस्सिरों की शमूलियत जरूरी समझते हैं। वो किसी भी ऐसे इजलास, तफ्तीश या छापे की कार्रवाई को तस्लीम नहीं करते जिसमें उनके मुबस्सिर शामिल न रहे हों। जिम क्लार्क की तलाश के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। तुम लिख कर रख लो कि सुबह होने तक इस इमारत को खंगाला जा रहा होगा, लेकिन यहां से कहीं और मुंतकिल होकर तुम लोग कैसे बच सकोगे। इन इंकशाफात पर वीरा भी हैरान थी। वो आएंगे तो यहाँ मैदान साफ होगा। हमारे हमदर्द हुकाम बज़ाहिर पूरी सरगर्मी से इन दहशतगर्दों को तलाश करते रहेंगे जिन पर जिम क्लार्क के अगवा का शुबा जाहिर किया गया। कुछ अरसे तक ये छानबीन जोरों शोर से चलती रहेगी, फिर रफ्ता रफ्ता फाइलों में दफन होकर रह जाएगी। अव्वल खान को खुलकर वजाहत करनी पड़ गई थी, लेकिन ये मकान आबाद है। कुर्ब जवार के लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं।